नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले वही दो शब्द। तो पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। तो आज आपके सामने एक शब्द है, छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण शब्द, जिसे अपन बिड कह सकते हैं। इस रूप में इसका उच्चारण किया जा सकता है। क्या होता है? बोली लगाना ही क्या कहलाता है? बिड कहलाता है। अब बोली किसकी लगाई जाती है, तो ये भी अपन देख लेते हैं। दूसरा शब्द है ऑक्शन। अब ये ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन कहते हैं नीलामी को। तो किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए सरकार है, वो किसी भी अपनी सरकारी जमीन या किसी भी सरकारी संस्था की नीलामी करना चाहती है, तो वो क्या करती है कि बोली लगवाती है, बिड करवाती है। तो यहाँ पर बिड तो हो गया बोली लगाना और ऑक्शन हो गया नीलामी करना। ठीक है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थान में या राजस्थानी भाषा का एक शब्द है कंवड़ी। अब देखिए, लय तो इस रूप में लिखा जाता है, परंतु अड़य जो है वो कहीं कहीं कुछ किताबें तो इस रूप में भी लिखती है और कुछ किताबें हैं वो इस रूप में लिखती है। ये अड़य का उच्चारण होता है, जैसे बाढ़, काड़। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है कंवड़ी है। कंवड़ी का मतलब क्या होता है? कोमलता को कंवड़ी कहते हैं। कंबल मत समझ लेना, कोमलता को कंवड़ी कह दिया जाता है। और चौथा शब्द यदि अपन देखें तो एक शब्द जो आपका देखा हुआ भी है, कौन सा? पड़ाका। कहते हैं ना, पड़ाका मारे मतलब चमकना। तो चमकना क्या होता है? पड़ाका कहलाता है। तो ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 4 शब्द, जिनमें बिड और ऑक्शन यानी बोली लगाना, नीलामी, और उसके बाद कंवड़ी और पड़ाका यानी कोमलता, और इसके साथ साथ चमकना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। और आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। और नया टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कल की क्लास में अपनों ने विशेषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी की, यानी इसी के साथ अपनों ने जो विकारी शब्द थे वो सभी के सभी कंप्लीट कर लिए। तो जाहिर सी बात है, विकारी शब्द कंप्लीट होने के बाद अब अपन पढ़ेंगे अविकारी शब्दों को। और अविकारी शब्दों को और भी क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द भी कहा जाता है। क्या होते हैं ये अविकारी शब्द? देखिए, ये जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ और विकारी। अब इन्हें चाहे अव्यय शब्द कह दो, तो ये भी 2 शब्दों किससे? अ और व्यय, इससे मिलकर बना है। अब अ का शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं कि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक शब्द है आपके सामने समान, इसका मतलब बराबर, और अब आपने कर दिया असमान, तो इसका मतलब बराबर नहीं। तो यहां पर अ का अर्थ किस में जाता है? नहीं के अर्थ में जाता है। अब विकारी यानी परिवर्तन होने वाला, और व्यय यानी परिवर्तित होना। तो दोनों किस से संबंधित है? परिवर्तन से संबंधित है। अपन अगर व्यय को खर्च के अर्थ में भी लें तो वहां पर भी परिवर्तन हो जाता है। आपके पास 100 रुपए है, आपने 50 खर्च कर दिए, तो परिवर्तित तो हो गई आपकी मुद्रा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज बचेंगे, 50 रुपए बचेंगे। तो इसलिए यहां पर विकारी या व्यय दोनों ही किस संदर्भ में जाते हैं? परिवर्तन। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि जिन शब्दों का परिवर्तन संभव नहीं, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब इनका जब परिवर्तन संभव नहीं है, तो भाई बैठे बैठाए तो किसी का परिवर्तन होता नहीं है। आप दुकान पर जाओगे तभी 50 रुपए खर्च करके आओगे, तो इनका भी ऐसे ही तो परिवर्तन होगा नहीं। किसी न किसी आधार पर ही तो परिवर्तित होंगे शब्द। तो किस आधार पर? लिंग, वचन, पुरुष।
कारक भी आ जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जो बदलते ही शब्द में परिवर्तन कर देती है। और अपनों ने जब विकारी शब्दों की परिभाषा देखी थी तब भी यही देखा था कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, विकारी। और जो नहीं बदलते वो क्या कहलाते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द। तो यहां पर परिभाषा कौन सी बन सकती है, वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष अथवा कारक के आधार पर, काल भी आ सकता है, कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। क्लियर। तो यहां पर अपनों ने क्या देखा, अविकारी शब्द होते क्या है, तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करते, वे ही क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन इनके भेदों की या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की। तो अविकारी शब्दों को, जैसे अपनों ने देखा था कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तो अविकारी शब्द भी कुल 4 प्रकार के होते हैं। अब अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं अविकारी शब्दों के भेद की। तो भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार के अविकारी शब्द माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं, तो एक तो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन सा माना जाता है, अविकारी शब्द ही माना जाता है। एक भेद तो हो गया क्रिया विशेषण। उसके बाद यदि अपन अगले भेदों की बात करें तो अगला भेद होता है संबंध बोधक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हो जाएगा। और उसके बाद अगले भेद की यदि बात करें तो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। और इसके बाद अंत में कौन सा महत्वपूर्ण, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। ये 4 भेद अविकारी शब्दों के भी स्वीकृत हैं या स्वीकार किए गए हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं एक एक की, कि एक एक भेद किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। तो यहां पर अपन बात करेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण अविकारी शब्द की। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द की, तो देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रिया विशेषण। विशेषण कौन से शब्द होते हैं, विशेषता बतलाने वाले। तो वे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परंतु यहां पर ये अपने को ध्यान रखना होगा कि क्रिया शब्दों की विशेषता बतलाने वाले अविकारी शब्द ही क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे या क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे एक वाक्य है आपके सामने, राधा धीरे सुनती है। ये वाक्य है। सुनना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे।
तो धीरे शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, एक बार इस बात को भूल जाइए। पहले तो अपन देखते हैं कि ये क्रिया विशेषण है कि नहीं है, सॉरी ये अविकारी शब्द है कि नहीं, ये चयन करते हैं अपन। पहले तो ये देखते हैं, राधा धीरे सुनती है, यहां पर राधा कौन है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अब अपन इसका लिंग बदलते हैं, इसी वाक्य को अपन राम यानी पुल्लिंग में कर देते हैं। राम धीरे सुनता है, ये शुद्ध माना जाएगा। यदि अपनों ने सुनती है किया तो ये गलत हो जाएगा, सुनता है किया। ठीक है, अब ये दोनों किस में थे, एक वचन में थे। अब अपन इनको बहुवचन बनाते हैं, यानी लिंग चेंज किया, अब वचन भी चेंज करके देख लेते हैं। और यहां पर अपन कर देते हैं कि वे धीरे सुनते हैं, इस प्रकार से वाक्य जाएंगे। तो यहां पर देखिए अपनों ने लिंग चेंज कर लिया, वचन चेंज कर लिया। इस वाक्य में या इन तीनों वाक्यों में एक शब्द ऐसा था जो कहीं भी परिवर्तित नहीं हुआ। अब ये शब्द कौन सा है, देखिए लिंग बदलते ही राधा राम हो गई और वचन बदलते ही राधा और राम वे हो गए। और जो क्रिया है वो यहां पर सुनती है, जबकि लिंग बदलते ही सुनता है हो गई और वचन बदलते ही सुनते हैं हो गई, यानी क्रिया भी बदल रही है। और क्रिया बदल रही है तो इसका मतलब क्रिया तो विकारी शब्द है। धीरे शब्द में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आया, लिंग भी बदल दिया, वचन भी बदल दिया, परंतु धीरे एक ऐसा शब्द है जो कहीं भी परिवर्तित नहीं हुआ। नहीं होने के कारण इसको अपन क्या कहेंगे, अविकारी या अवयव शब्द कहेंगे। अब उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई ये कौन सा अविकारी शब्द हो सकता है। ये संबंध बनाने का काम कर रहा है, या समुच्चय बताने का काम कर रहा है, या विस्मय प्रकट करने का काम कर रहा है, या क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो इसके लिए आप इस शब्द के तुरंत बाद देख लीजिए शब्द कौन सा है। अक्सर इसके बाद तुरंत यदि क्रिया शब्द आता है तो वहां पर ये शब्द क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य और देख लेते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब ये वाक्य है, ठीक है, ये घोड़ा पुल्लिंग है, मैंने इसको स्त्रीलिंग बना दिया। स्त्रीलिंग मैंने कैसे बनाया, घोड़ा को अपन क्या कर देंगे, घोड़ी कर देंगे। ठीक है, घोड़ी तेज दौड़ती है, ये हो गया, घोड़ी तेज दौड़ती है। अब यहां पर अपनों ने लिंग चेंज कर दिया, वचन भी चेंज कर दो, घोड़ा घोड़ी की क्या हो जाएंगे, घोड़े हो जाएंगे। और वाक्य क्या बनेगा, घोड़े तेज दौड़ते हैं, ये वाक्य बन गया। अब इन तीनों वाक्यों में भी एक शब्द ऐसा है जो कहीं भी परिवर्तित नहीं हुआ, कहीं भी उसके स्वरूप में बदलाव नहीं आया। कौन सा है, तो देखिए घोड़ा घोड़ी घोड़े बदल गया, संज्ञा है, संज्ञा बदल जाती है, यानी संज्ञा विकारी शब्द। अब दौड़ना दौड़ता दौड़ती दौड़ते हो गया, तो ये भी बदल गया, यानी क्रिया शब्द भी विकारी शब्द। अब ये जो तेज शब्द है ये नहीं बदला, अपनों ने लिंग भी चेंज किया, वचन भी चेंज किया। आपको ज्यादा वचन पुरुष की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लिंग बदल कर देख लेना, आपका परिवर्तन आ रहा है तो ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वचन भी चेंज करके देख लो। अगर परिवर्तन आ रहा है तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शब्द है, विकारी है या अविकारी है। अब तेज शब्द में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आया, और जैसे ही तेज में परिवर्तन नहीं आया तो हम ये तो मान सकते हैं कि तेज अविकारी शब्द है। अब अविकारी में कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अविकारी में तेज शब्द के बाद कौन सा शब्द आ रहा है, क्रिया शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब वह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो यह कौन सा मान लिया जाएगा, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द मान लिया जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगले कुछ उदाहरण और देखते हैं। तो यहां पर क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं, क्रिया की विशेषता किस किस से संबंधित बताई जा सकती है। तो क्रिया की विशेषता अनेक चीजों से संबंधित बताई जा सकती है, यानी स्थान से संबंधित क्रिया की विशेषता हो सकती है,
काल से संबंधित हो सकती है और इसके साथ साथ परिमाण से संबंधित हो सकती है, रीति से संबंधित हो सकती है। तो देखिए, क्रिया तो अनेक प्रकार के शब्द होते हैं और उनकी विशेषता अनेक चीजों से बताई जा सकती है, अनेक शब्दों से बताई जा सकती है। जरूरी थोड़ी ना है कि अपन तेज और ये धीरे ही बोलेंगे, अपन इधर उधर भी कर सकते हैं, अपन यहाँ वहां भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपन थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, या अपन यूं लिखें कि वे शब्द जो क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें काल, स्थान, परिमाण व रीति संबंधी शब्द आते हैं। अतः इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद स्वीकार किए, या ऊपर लिख देती हूं मैं, इस आधार पर क्रिया के 4 भेद स्वीकार किए जाते हैं। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सीधी सी बात यह है कि भाई क्रिया विशेषण अविकारी शब्द जो होता है वो स्वयं 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अब अपनों ने यहाँ पर देख ही लिया कि काल, स्थान, परिमाण व रीति, इनसे संबंधित विशेषता बतलाई जाती है। तो इस आधार पर ही इनके 4 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से? काल, स्थान, परिमाण व रीति। तो यहाँ पर अब अपन देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के भेद यहां पर अपन देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी आगे जाकर ये भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण, और चौथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये हो गए काल, स्थान, परिमाण और रीति। ये 4 भेद क्रिया विशेषण के माने जाते हैं। अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों में पहला कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, वो भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, या फिर अब अपन इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो इनमें भी अपन पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं? पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, वो अपन देखने वाले हैं। देखिए, इसमें यदि अपन बात करें तो रीति होती क्या है? रीति वाचक क्रिया विशेषण, ये अपन यहां पर पढ़ रहे हैं।
रीति क्या होती है? देखिए, रीति किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका होती है। जैसे अभी अपनों ने देखा घोड़ा तेज दौड़ता है, उसके काम करने का, उसके चलने का तरीका है कि वो बहुत तेज चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, तो उनका तरीका ऐसा है कि वो धीरे धीरे ही कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सुंदर काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फूहड़ तरीके से करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने काम को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से करते हैं। तो इस प्रकार से जहां पर किसी कार्य को करने का ढंग या तरीके से संबंधित कोई विशेषण प्रयुक्त किया जाए, विशेषण शब्द प्रयुक्त किया जाए, वो कौन सा कहलाएगा? कार्य को करने का ढंग या तरीका से संबंधित विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा कहलाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मोहन धीरे चलता है। अब मोहन क्या हुआ? धीरे चलता है। तो यहां पर उसके चलने की विशेषता क्या है? धीरे है, और साथ साथ उसके चलने का ये तरीका है कि वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए इसमें कौन सा माना जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। रघु हमेशा कार से जाता है। अब वो किससे जाता है? कार से जाता है। तो यहां पर कार से कौन सा विकारी शब्द हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी के साथ मान लीजिए कि एक वाक्य और है, दादी माँ ऊंचा सुनती है। अगर यहां पर आ जाए भाई ऊंचा सुनती है, इसका मतलब वो देरी से सुनती है, तो देरी शब्द भी कैसा माना जाएगा? क्रिया विशेषण माना जाएगा। और कौन सा माना जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। अब यहां पर एक वाक्य और है कि मीना नहीं, थोड़ा और बहुत तो परिमाणवाचक में चला जाएगा। मीना तेज चलती है। तो यहां पर तेज शब्द भी कौन सा माना जाएगा? क्रिया विशेषण माना जाएगा। और कौन सा क्रिया विशेषण माना जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। आप यहां पर आपको ये जो 3-4 उदाहरण दिए गए हैं वो अच्छे से समझिए। अंत में अपन इन चारों को पढ़कर कुछ उदाहरण करने वाले हैं, वहां पर आपको और अधिक उदाहरण दिए जाएंगे जिनमें से आप स्वयं चयन करते हुए इनको समझ लेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं रीतिवाचक के बाद दूसरे क्रिया विशेषण की। तो दूसरा क्रिया विशेषण कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब अपन पढ़ते हैं अगला, कौन सा? कालवाचन या कालवाचक ही होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल का मतलब समय से संबंधित बताएगा। जैसे राधे कल आएगा, सीधा का सीधा पता चल रहा है। कल आएगा का मतलब वह आज नहीं आएगा, कल आएगा। और काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। तो समय से संबंधित यदि कहीं पर विशेषता बतलाई जाए तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण माने जाएंगे। और आप स्वयं देख लीजिए बाद में कौन सा आ रहा है? क्रिया शब्द आ रहा है। तो बाद में क्रिया शब्द आने के कारण यहां पर कौन सा माना जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य है कि मधु अभी आई है। अब अभी का मतलब तुरंत।
तो अभी समय से संबंधित हो गया, और समय से संबंधित होने के कारण ये भी किस में जाएगा, कालवाचक में। और क्रिया विशेषण में इसलिए जाएगा क्योंकि बाद में कौन सा शब्द है, क्रिया शब्द है, और क्रिया शब्द है आना, तो आने की विशेषता कौन सी होगी, अभी। तो इसलिए ये कौन सा माना जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन 1% शब्दों में ये भी देख सकते हैं, उनको बदल लो। कलो, कले, ऐसा कहीं शब्द देखा है, नहीं देखा, तो परिवर्तित नहीं हो रहा। वैसे ही सीधा का सीधा शब्द से ही पता चल जाता है। और कुछ जगह पर अब जैसे अभी है, तो अभी का अभों करो, अभे करो, ऐसे शब्द बन सकते हैं क्या? ये शब्द मूलतः अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे लेकिन शब्द हो गया, लेकिन शब्द हो गया, किंतु शब्द हो गया, परंतु शब्द हो गया, ये शब्द कभी भी नहीं बदलते, ये मूलतः अविकारी शब्द होते हैं। तो यहां पर जो है वो कल शब्द है, तो कल, कलों, कले कहीं भी नहीं देखा होगा, तो इसलिए ये अविकारी है। और ये अपन क्रिया के तुरंत पहले लेकर आए हैं, तो इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये भी क्रिया के तुरंत पहले, तो ये। और मान लीजिए कि एक वाक्य ये हो कि राघव, राघव कल जाएगा। अब इसमें यही शब्द आ सकते हैं भाई, कल आ जाएं, आज आ जाएं, अभी आ जाएं, ये सारे के सारे शब्द। अब जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं, तो यहां पर देखिए कि मैं अब जा रहा हूं, अंत में जाना क्रिया होगी, और अंत में, या अपन यूं कहें कि अब के तुरंत बाद क्रिया शब्द हो गया। अब तुरंत बाद क्रिया शब्द होते ही, और ये किस में चला जाएगा, कालवाचक क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण में चला जाएगा। तो यहां पर अपन कौन सा देख रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण देख रहे हैं, अर्थात क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का ही भेद देख रहे हैं। तो यहां पर समय संबंधी विशेषता बतलाने वाले अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो आगे जो शब्द है या आगे जो भेद है वो कौन सा माना जा सकता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जब काल से संबंधित विशेषता बतलाई तो कालवाचक, और स्थान से संबंधित जहां पर विशेषता बतलाई जाएगी वहां पर कौन सा मान लिया जाएगा, स्थानवाचक मान लिया जाएगा। जैसे आप इधर बैठो, आप इधर बैठो। अब यहां पर देख लीजिए आप, बाद में कौन सा शब्द है, बैठना है। बैठना क्रिया से पहले इधर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये इधर शब्द कौन सा होगा, अविकारी शब्द, और क्रिया विशेषण तो होगा ही होगा। अब ये क्या कह रहा है, इधर बैठना है या उधर बैठना है, ये स्थान से संबंधित बात कर रहा है। भी तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, इस प्रकार के शब्द भी कहीं आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे सिद्धांत या सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे, स्थानवाचक में जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य है कि वह दिल्ली जाएगा। हालांकि दिल्ली कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है, परंतु वह क्रिया से पहले प्रयुक्त हुआ है। तो कभी कभार कहीं न कहीं वाक्य की संरचना के आधार पर इसको भी क्रिया विशेषण मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि ये जो नाम है वो परिवर्तित नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा तर्क दिया जा सकता है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।